हे बच्चों, मैं आपका निहाल सर। स्वागत है आप सभी का अनंत एकेडमी में। तो बच्चों, ये हमारा सेकेंड लेक्चर है द ह्यूमन आई इन कलरफुल वर्ल्ड का। तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बच्चों फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑन रेटिना। इसके साथ साथ में हम लोग क्या बात करेंगे बच्चों, पावर ऑफ एकोमोडेशन का। ठीक, तो इन दोनों टॉपिक के बारे में हम लोग इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग बात किए थे आई के बारे में और आई के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। तो उसमें हम लोग ने ये देखा था कि जो आई लेंस होता है बच्चों, क्या करता है, ऑब्जेक्ट का इमेज हमेशा रेटिना पर बनाता है। कहां पे बनाता है बच्चों, रेटिना पे। तो ये कैसे होता है, और फॉर ऑब्जेक्ट है, नियर ऑब्जेक्ट है, तो इन सब का इमेज क्यों रेटिना पे ही बनाता है और कैसे बनाता है, तो इसी के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक क्या है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑन रेटिना। तो ये रेटिना पर ही क्यों बनाता है। तो बच्चों, जब तक इमेज रेटिना पे नहीं बनेगा तब तक हम ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते। इस वजह से आई लेंस क्या करता है, हर एक ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पर बनाता है बच्चों, रेटिना पर बनाता है। बट ये कैसे बनाता है, तो हमारे पास दो केस आते हैं। पहला केस क्या आता है बच्चों, फार ऑब्जेक्ट का आता है। किसका, फार ऑब्जेक्ट। फार ऑब्जेक्ट क्या होता है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो फार पॉइंट पे प्लेस्ड हो। अब क्या बच्चों, अब फार पॉइंट क्या आता है, अब फार पॉइंट क्या होता है कि ये मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट होता है जहां पे हमारी आई क्या करे बच्चों, हर एक ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सके विदाउट एनी स्ट्रेन। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है बच्चों, क्या है, ऑब्जेक्ट है, दूर का ऑब्जेक्ट है, तो इसको हमारी आई क्या कर रहा है, क्लियरली देख रहा है। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, फार पॉइंट बोलेंगे इस आई के लिए। ठीक, तो यहां से क्या होता है, मान लेते हैं हमारा स्फेरिकल शेप का आई है और यहाँ पे इसका क्या है बच्चों, लेंस है। ठीक है, ये लेंस है और यहाँ पे क्या है बच्चों, ये रेटिना है। तो क्या करेगा ये लेंस, इस फार ऑब्जेक्ट से क्या करेगा, रेज निकलेंगे। ठीक, पैरेलल रेज निकलेंगे बच्चों। तो इस रेज को कन्वर्ज करके कहां पे मीट कराएगा, रेटिना पे, तभी जाके इस ऑब्जेक्ट को हम लोग देख सकते हैं। तो ये फॉर ऑब्जेक्ट हो गया। अब सेकेंड क्या केस आता है, तो हमेशा ऑब्जेक्ट हमारे आंख से दूर हो ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। कोई ऑब्जेक्ट हमारे आंख के पास भी हो सकता है, हमारे आई के नजदीक भी हो सकता है। तो ऐसा ऑब्जेक्ट यानी नियर ऑब्जेक्ट, यानी नियर ऑब्जेक्ट कौन सा होता है बच्चों, नियर ऑब्जेक्ट यानी ऐसा ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो हमारे आंख के करीब हो, यानी मिनिमम डिस्टेंस पे हो, जिसको हम लोग क्लियरली देख सके विदाउट एनी स्ट्रेन। तो आप लोग क्या बोलोगे, अगर ऑब्जेक्ट को देखना है तो जितना पास रहेगा वो हमें उतने अच्छे से दिखेगा। तो नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता है। ठीक, इसमें भी एक लिमिट होता है कि मिनिमम डिस्टेंस अप टू विच एनी ऑब्जेक्ट कैन सी क्लियरली। कैसा बच्चों, क्लियरली विदाउट एनी स्ट्रेन। उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, नियर पॉइंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट या दैट आई। ठीक, और इसको हम लोग दूसरे टर्म में क्या बोलते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक, समझ में आया बच्चों। ठीक, तो इस पॉइंट से क्या करेगा, रेज ऑफ लाइट निकलेंगी हमारे आंखों पे और इसको क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा रेटिना पे। क्यों, क्योंकि जब तक रेटिना पे कन्वर्ज नहीं करेगा तब तक इमेज फॉर्म नहीं होगा, और इमेज अगर रेटिना पे नहीं फॉर्म हुआ बच्चों तो हमें वो ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। समझ में आया। तो फार पॉइंट क्या होता है और नियर पॉइंट या नियर ऑब्जेक्ट जो होती है वो नियर पॉइंट क्या होता है। तो हमारे जो नॉर्मल आई होती है बच्चों, यानी जिस आई में कोई डिफेक्ट ना हो, उसके लिए फार पॉइंट क्या होता है, इंफिनिटी होता है, और नियर पॉइंट क्या होता है बच्चों, 25 सेंटीमीटर फ्रॉम आई। ठीक, चलो डिफिनेशन देखते हैं। ठीक, तो पहला फार पॉइंट का डिफिनेशन क्या है बच्चों, कि द मैक्सिमम डिस्टेंस टू विच आई कैन सी क्लियरली इज कॉल्ड फार पॉइंट ऑफ आई। समझ में आया, एक्सप्लेन कर दिया हूं। तो यानी वो मैक्सिमम डिस्टेंस बच्चों जिसको हमारी आई क्या करे, वहां पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सके विदाउट एनी काइंड ऑफ स्ट्रेन, इज कॉल्ड फार पॉइंट ऑफ दैट आई। अब एक नॉर्मल आई के लिए क्या होता है इसका वैल्यू बच्चों, इसका इंफिनिटी होता है, यानी इंफिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को क्लियरली हमारी आंख देख सकती है अगर वो नॉर्मल कंडीशन में है तो। ठीक, अब नियर पॉइंट क्या होता है, कि नियर पॉइंट वो मिनिमम डिस्टेंस होता है फ्रॉम आवर आई कि जिस जहां पे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्लियरली देख सकें विदाउट एनी स्ट्रेन, इज कॉल्ड नियर पॉइंट ऑफ आई। और इसको दूसरे नाम से हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और किसी भी नॉर्मल पर्सन के लिए, उसके नॉर्मल आई के लिए जो लीस्ट डिस्टेंस का वैल्यू होता है बच्चों वो 25 सेंटीमीटर, मतलब कि ये हमारा आंख है तो आंख से 25 सेंटीमीटर दूरी पे
अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको हम लोग क्लियरली देख सकते हैं, ठीक। जैसे ही अगर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है तो इसको हम लोग क्लियरली देखेंगे, बट इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर यहाँ पे हो गया बच्चों तो इसको हम लोग क्लियरली नहीं देख सकते। अगर हमारी नॉर्मल आई है तो उसको ब्लर लगेगा दिखने। आप लोग एक प्रैक्टिकल कर सकते हो, पेन का नीब पहले अपने हाथ को एक्सटेंड करके देखो और उसको पास लाते जाओ अपने आंख के पास, ठीक। जैसे जैसे एक मिनिमम लिमिट यानी लीस्ट डिस्टिंक्ट सब डिस्टिंक्ट रीजन को पार करेगा, हमें उसका नीब यानी पेन का नीब जो है वो ब्लर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? ठीक, समझ में आया। चलो दोनों डिफिनेशन समझ में आया, फार पॉइंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और नियर पॉइंट ऑफ एनी आई, समझ में आया। चलो ठीक, अब आता है बच्चों कि जिस प्रोसेस से हर एक ऑब्जेक्ट का इमेज अपने रेटिना पे बना रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग एक नया टर्म देते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं बच्चों पावर ऑफ एकोमोडेशन। मतलब ऑब्जेक्ट चाहे कहां पे हो बच्चों, फार पॉइंट पे हो, कहां पे हो, मान लेते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोई है, ये कहां पे बच्चों, फार पॉइंट पे। फार पॉइंट जानते हो ना कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हो और उसको आई क्या करे, क्लियरली देख सके। और मान लेते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट है जो नियर पॉइंट पे है, कहां पे है बच्चों, नियर पॉइंट पे है। तो अब इन दोनों ऑब्जेक्ट को हमारी आई क्लियरली कैसे देखता है? तो इसके पीछे का रीजन क्या है बच्चों कि जो हमारा आई लेंस होता है, ठीक, आई लेंस क्या करता है, अपने फोकल लेंथ को चेंज करता है, जिसके वजह से हर एक ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पे बनता है बच्चों, रेटिना पे। कहां पे बनता है, रेटिना पे। ये कैसे होता है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट फार पॉइंट पे होता है बच्चों, कहां पे होता है, फार पॉइंट पे होता है, तो इस केस में यहां से आने वाले रेज को क्या करता है बच्चों, कन्वर्ज करके रेटिना पर लेकर आता है। कहां पे, रेटिना पर। इस केस में क्या होता है कि जो लेंस है आई लेंस बच्चों इलोंगेट हो जाता है। क्या हो जाता है, इलोंगेट हो जाता है। और नियर के केस में क्या होता है बच्चों, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, पावर ऑफ एकोमोडेशन। मतलब एबिलिटी ऑफ आई लेंस to change their focal length according to the object distance to form the image on retina। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, पावर ऑफ एकोमोडेशन। देखो पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है, इज द एबिलिटी ऑफ आई टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ सो दैट इमेज ऑलवेज फॉर्म ऑन रेटिना इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चाहे कुछ भी हो, हमेशा इमेज कहां पे बनेगा बच्चों, रेटिना पे बनेगा। कहां पे बनेगा, रेटिना पे। और इसी प्रोसेस को, इसी एबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। समझ में आया। यहाँ पे दूसरा डेफिनेशन लिखा है बच्चों, अगर फर्स्ट ना समझ में आए तो आप लोग सेकेंड को भी प्रीफर कर सकते हो। समझ में आया, चलो ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक फॉर ऑब्जेक्ट होता है और एक नियर ऑब्जेक्ट होता है। तो फॉर ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन के दौरान क्या होता है और नियर ऑब्जेक्ट के इमेज फॉर्मेशन के दौरान क्या होता है हमारे आई लेंस में, कि उसका हमेशा इमेज कहां पे बनता है बच्चों, रेटिना पे। कहां पे बनता है, रेटिना पे। तो यहां देखते हैं, ठीक। तो फर्स्ट केस क्या है, टू सी द फॉर ऑब्जेक्ट, यानी दूर के ऑब्जेक्ट को जब हम लोग देखते हैं तो क्या होता है। तो ये क्या है बच्चों, हमारा नॉर्मल आई है। क्या है, नॉर्मल आई लेंस है, ठीक है। क्या है बच्चों, नॉर्मल आई लेंस है। जब दूर के ऑब्जेक्ट को देखना होता है, यानी हमारे आई का जो लेंस होता है नॉर्मली इसी तरह, इसी स्ट्रक्चर का होता है, ठीक। जब वो दूर का ऑब्जेक्ट यानी फॉर ऑब्जेक्ट देखता है तो बच्चों ये जो लेंस होता है क्या हो जाता है, इलोंगेटेड हो जाता है, यानी इस तरह का हो जाता है, ठीक। यानी दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इलोंगेटेड हो जाता है। जब इलोंगेट होता है तो क्या हो जाता है, तो थीन हो जाता है। क्या हो जाता है, थीन हो जाता है। और इस केस में इसका जो फोकल लेंथ होता है बच्चों ये भी इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और जैसे ही पास के ऑब्जेक्ट को देखना होता है तो क्या होता है, क्या होता है बच्चों, ये थिक हो जाता है। क्या हो जाता है, थिक हो जाता है। और इसका जो फोकल लेंथ हो जाता है ये भी डिक्रीज हो जाता है। ये कैसे होता है, जब दूर का ऑब्जेक्ट देखता है बच्चों तो ये रिलैक्स हो जाता है। कौन, हमारा सिलरी मसल, यानी इससे सिलरी मसल से जुड़ा होता है ना बच्चों, तो सिलरी मसल से जुड़ा होता है तो क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। जब रिलैक्स हो जाता है तो ये थीन हो जाता है, थीन होता है तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाता है। इस प्रोसेस के दौरान इमेज कहां पे बनता है, रेटिना पे। और जैसे ही पास के ऑब्जेक्ट देखता है तो यहाँ पे जो सिलरी मसल होते हैं बच्चों वो क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। इस केस में क्या हो रहा था, रिलैक्स हो जा रहा था, इस केस में कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हमारे जो लेंस हो जाते हैं बच्चों वो कंप्रेस्ड हो जाते हैं। क्या हो जाता है, कंप्रेस्ड हो जाता है, ठीक। जब कंप्रेस होता है तो फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाता है। चलो देखते हैं, ठीक। तो पहला क्या बच्चों, ड्यूरिंग द फॉर पॉइंट सिलरी मसल्स आर रिलैक्स्ड। इस केस में क्या होता है, साइज ऑफ लेंस इलोंगेट हो जाता है और फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाता है। और जब इंक्रीज होता है तो बच्चों इस केस में वीक रिफ्रैक्शन की जरूरत होती है, यानी जो रेज ऑफ लाइट आती है
फार ऑब्जेक्ट से उसको ज्यादा बेंड करने की जरूरत नहीं होती है अपने रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन के लिए। बट उसी का उल्टा होता है जब नियर ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो इस केस में क्या होता है, सिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, साइज ऑफ लेंस क्या हो जाता है बच्चों, कंप्रेस्ड हो जाता है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस क्या होता है बच्चों, डिक्रीज हो जाता है, और स्ट्रॉन्ग रिफ्रैक्शन होता है। क्यों, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन के केस में हमें क्या करना पड़ता है, रेज ऑफ लाइट को ज्यादा बेंड करके रेटिना पे लाना होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया लेक्चर? तो आप लोग शेयर करो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करो, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप लोग सपोर्ट बनाए रखें, लेक्चर को शेयर करते रहो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि उन्हें भी जरूरत पड़ सकती है इसका, अगर वो क्लास 10th में है तो। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बाय बच्चों।